पहले नंबर पर। ऐसे ही हम देखेंगे भारत के कुछ चीजें और देखेंगे हम जनसंख्या के आधार पर देखिए। अब हम देखेंगे भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं, समुद्री सीमा। तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं, भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत की तटीय लंबाई रखते हैं, यानी जलीय सीमा साझा करते हैं। जैसे देखिए पहला क्या हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात के बाद जलीय सीमा है। उसके बाद क्या आ गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र का भी क्या है, जलीय सीमा है। फिर गोवा, गोवा के बाद भी क्या है, जलीय सीमा है। फिर क्या आएगा, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद भी जलीय सीमा है। फिर क्या आएगा, केरल, केरल के पास भी क्या है, जलीय सीमा है। फिर क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु के भी पास क्या है, जलीय सीमा है। तमिलनाडु का क्या है, आंध्र प्रदेश, एपी, इसकी भी जलीय सीमा है। फिर क्या है, उड़ीसा, उड़ीसा लिख देते हैं हिंदी में, उड़ीसा, उड़ीसा के पास भी क्या है, जलीय सीमा है। उड़ीसा के बाद क्या है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की भी जलीय सीमा है। तो भारत के 9 ऐसे राज्य, 5 पश्चिम की ओर और 4 पूर्व की ओर, यानी 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत की जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। सबसे बड़ी जलीय सीमा रेखा भारत, सबसे बड़ी जलीय सीमा रेखा तो गुजरात, दूसरी सबसे बड़ी जलीय सीमा तो आंध्र प्रदेश, सबसे छोटी जलीय सीमा तो गोवा। ये शायद पिछले क्लास में भी मैंने बताया, फिर थोड़ा सा जिक्र कर दिया क्योंकि वहां पर थोड़ा सा आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था, ठीक से दिख नहीं पाया था। अब देखिए यहाँ के जो कोस्ट हैं, इन कोस्ट का कुछ अलग अलग नाम है, इन कोस्ट का कुछ अलग नाम है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर देखेंगे जो केरल वाला तट है, एक केरल वाले तट का नाम है मालाबार तट। इस तट का नाम है मालाबार तट। कहा जाए मालाबार तट कहाँ है, यानी जो जलीय सीमा वाला तट है, यानी केरल का जो तट है, समुद्री तट है, इसको बोलते हैं मालाबार तट। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले वर्षा जो है यहीं पर होती है, मालाबार तट पर होती है। तो मालाबार तट कहाँ पर है, केरल में। और इसी के जस्ट अपोजिट कहा जाए, इधर से कौन सा तट है, इधर का जो तमिलनाडु को है इसको बोलते हैं कोरोमंडल, ऐसे लिख देते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। कहा जाए कि मालाबार तट कहाँ है, तो केरल में। कोरोमंडल तट कहाँ है, तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु में। ऐसे देखो कर्नाटक में कौन सा है, कन्नड़ तट, कर्नाटक के तट को क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट। गोवा के बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट। गोवा और मुंबई को दोनों बोलते हैं कोंकण तट। महाराष्ट्र और गोवा वाले को बोलते हैं कोंकण तट, और इसको बोलते हैं कर्नाटक वालों को कन्नड़ तट और केरल वालों को मालाबार तट। कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। गुजरात वाले को बोलते हैं काठियावाड़ा तट, काठियावाड़ा तट, काठियावाड़ा तट, ठीक है। काठियावाड़ा कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, मालाबार कोस्ट। तो इधर पढ़ेंगे काठियावाड़ा, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तक। ऐसे ही कोरोमंडल तट है, ऐसे आंध्र प्रदेश में बोलते हैं आंध्रा तट, आंध्रा तट। उड़ीसा में बोलते हैं उत्कल तट, उत्कल तट। इसको बोलते हैं पारादीप तट, ठीक है। उत्कल तट हो गया, या इनको इन सभी को बोल देते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, ठीक है। उत्कल तट बोल देते हैं, पारादीप तट बोल देते हैं, आंध्र तट बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। अब देखिए ये सब तट थी, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगना है मालाबार तट और मालाबार क्या आएगा तो केरल में है, कोरोमंडल तट क्या आएगा तो तमिलनाडु में। इधर से क्वेश्चन कम आते हैं, कोंकण, कन्नड़, काठियावाड़ आते हैं, लेकिन मालाबार और कोरोमंडल से क्वेश्चन ज्यादा आता है, क्योंकि कोरोमंडल तट पर 2 बार वर्षा होती है, एक बार जाते हुए मानसून से, एक बार लौटते हुए मानसून से, और मालाबार तट पर सबसे पहले वर्षा होती है, इसलिए फेमस है। इन दोनों की काफी फेमस भूमिका है, इसलिए मालाबार और कोरोमंडल तट ज्यादा पूछा जाता है।
अब देखिए, अब हम बताएंगे भारत के जो कुछ द्वीपी हैं, यानी भारत के पास टोटल कहा जाए कितने द्वीप हैं। टोटल भारत के पास कितने द्वीप है, तो 247 द्वीप हैं भारत के पास भी। यानी मुख्य भूमि के अलावा भारत के छोटे छोटे द्वीप भी हैं। उन द्वीपों में कुछ ऐसे बड़े द्वीप हैं जिनको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कुछ बड़े द्वीप के बारे में देखेंगे। देखो यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप हैं इसको बोलते हैं अंडमान, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप, और ये जो बड़े वाले द्वीप हैं इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार। तो हम अंडमान और निकोबार के बारे में थोड़ी सी बातें ज्यादा कर। देखो इसे हम UMDLALG लिखे हैं। इस वाले को यू फॉर होता है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान याद करने के लिए UMDL एक शॉर्ट शीट है, और KLG उत्तरी अंडमान। दूसरे वाले को बोलते हैं मध्य अंडमान यानी मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान मिडिल अंडमान, दिगमान। दक्षिणी अंडमान यानी साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान। एल्फा का मतलब लिटिल अंडमान यानी छोटा निकोबार, लिटिल अंडमान छोटा अंडमान। के पार होता है कार निकोबार, कार निकोबार। एल पार होता है लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और जी पार है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पर ही पाता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। और कहा जाए, देखिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर इन द्वीपों को समझाइए। तो आप UMDL याद रखेंगे, KLG उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। यानी अंडमान, इन चारों अंडमान इनको। और भी छोटे छोटे द्वीप हैं लेकिन काफी छोटे द्वीप है, तो उसको हम थोड़ा वैल्यू कम देते हैं, इनको ज्यादा याद है। कहा जाए इन सभी, एक मिनट, इसमें ये वाला थोड़ा ऊपर वाला थोड़ा बड़ा है और ये वाला थोड़ा सा छोटा है। कहा जाए इन सभी द्वीपों में यानी सभी आइलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। सबसे बड़ा द्वीप यानी भारत का भी सबसे बड़ा द्वीप और अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। तो सबसे बड़ा द्वीप कहा जाए तो मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान कहा जाए कि दक्षिणी अंडमान कहा जाए। अच्छा, जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर कहा जाता है, पोर्ट ब्लेयर है दक्षिणी अंडमान पे। दक्षिणी अंडमान पे क्या है, पोर्ट ब्लेयर, यानी पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। दक्षिणी अंडमान में क्या है, इसकी राजधानी है। और कहा जाए उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान यानी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सैंडल बीच है, ये उत्तरी अंडमान में है। कहां से 3 क्वेश्चन दिखेगा कि सबसे बड़ा द्वीप तो मध्य अंडमान, इसकी राजधानी यानी पोर्ट ब्लेयर किस पर है, तो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी दक्षिणी अंडमान पर है। और अंडमान निकोबार की कौन सी डिग्री अलग करती है, तो अंडमान निकोबार को यहाँ 10 डिग्री चैनल है, यानी 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है। चैनल क्या होता है, दो समुद्रों के बीच जो रास्ता होता है, दो समुद्र के बीच का रास्ता, दो समुद्र के नहीं, दो द्वीप के बीच के रास्ता, दो आइलैंड के बीच का रास्ता, जिसके बीच कोई और आइलैंड ना हो, छोटा यानी कोई और टापू ना हो, तो उसको बोलते हैं चैनल। अगर दो स्थलों के बीच अगर छोटा छोटा टापू है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट बोलते हैं, यानी जल संधि बोलते हैं। लेकिन अगर इसके बीच कोई टापू नहीं, उसको बोलते हैं चैनल। तो चौड़े रास्ता वाला को चैनल बोलते हैं और पतले रास्ता वाला को जल संधि बोलते हैं। लेकिन जल संधि कब बोलेंगे, जब उनके भी छोटा छोटा टापू हो। अब देखिए लिटिल निकोबार और कार निकोबार में कोई भी टापू नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। और पेपर में आता है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करते हैं, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। या सीधे कर सकते हैं, ऊपर से क्वेश्चन बना, तो उत्तरी अंडमान को निकोबार से कौन सा अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अब देखिए थोड़ा मिटाना पड़ेगा। सर, राहुल सर, अरे वो नहीं है मार, अच्छा डस्टर है तो 1 मिनट हम इसको थोड़ा इरेज करेंगे और इरेज करने के बाद उसके बताएंगे
कि प्रादेशिक जल सीमा क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है, बात कर रहे थे कि भारत की समुद्री सीमा की लंबाई यानी भारत की जो समुद्री लंबाई है, यानी जो लंबाइयां होती हैं समुद्र में, उसको नाटिकल मील में, जैसे हम दूरी को मील में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, वैसे जो समुद्र की लंबाइयां होती हैं, समुद्र की लंबाइयां को हम नाटिकल मील में नापते हैं। और एक नाटिकल मील पर 1852 मीटर होता है। देखिए, तो इसके लिए कहा गया था, एक नियम बनाया गया था, अनक्लॉस, UNCLOS, अनक्लॉस, जो समुद्र की लंबाइयां से नाटिकल मील में नापते हैं, और एक नाटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है। और एक 1982 में एक नियम बनाया गया था, 1982 में अनक्लॉस रूल। अनक्लॉस रूल में कहा गया था कि जितने भी विश्व के समुद्र वो किसी देश का नहीं है, उस सबका इक्वल हिस्सेदारी होगी, लेकिन उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जिनकी जलीय सीमा है, कुछ उनको अधिकार दिए जाएंगे, सबको अलग अलग। इसके लिए एक अनक्लॉस नियम बनाया गया था 1982 में। अनक्लॉस का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। ये 1982 में बना था, और इसके लिए बताया गया था कि सभी देशों के लिए कुछ स्पेशल अधिकार दिए जाएंगे, और उस अधिकार में हम लोग भारत का अधिकार की बात करेंगे कि भारत का अधिकार कितना है। तो भारत के अधिकार जानने के लिए हम देखेंगे कि देखिए, भारत के अधिकार के लिए, भारत के जो कोस्टल एरिया है यानी जलीय सीमा है, तो जलीय सीमा से जो 12 किलोमीटर है, बताया कि समुद्री मील को नाटिकल मील, तो 12 नाटिकल मील को बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा 12 नाटिकल मील तक होता है प्रादेशिक जल सीमा। और प्रादेशिक जल सीमा भारत कुछ भी कर सकता है, यानी प्रादेशिक जल सीमा में किसी भी देश का, यानी भारत देश का या किसी भी देश का संपूर्ण अधिकार होता है। जो भी एक्टिविटी करना चाहे, जो भी कार्यक्रम करना चाहे कर सकता है, तेल निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, आने जाने का टैक्स लगा सकता है, जो चाहे वो भी कर सकते हैं। संपूर्ण एक अधिकार हो, उसको बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा, मतलब संपूर्ण अधिकार है, कुछ भी कर सकता है, संपूर्ण अधिकार होता है प्रादेशिक जल सीमा में। और भारत के लिए दूरी निर्धारित की गई है 12 नाटिकल मील। यहाँ से हम चलेंगे 24 नाटिकल मील। तो 24 नाटिकल मील है संलग्न क्षेत्र मंडल। संलग्न क्षेत्र मंडल में इसमें आने जाने को किसी और देश का अगर जहाज वगैरह आ रहा है, यहाँ पर हम क्या लग सकते हैं, टैक्स वगैरह ले सकते हैं, कोई एक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन टैक्स लगा के बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन ठीक ठाक एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके बाद से आती है 200 नाटिकल मील। 200 नाटिकल को बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी हम 200 नाटिकल मील तक क्या कर सकते हैं, दोहन कर सकते हैं, आर्थिक दोहन कर सकते हैं। यानी 200 नाटिकल मील तक कोई चीजें है समुद्र में हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर हमारा अधिकार होगा और किसी का नहीं होगा। आने जाने का टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि आने जाने का टैक्स केवल 24 नाटिकल मील यानी 200 नाटिकल मील किसी जहाज का पीछा कर सकते हैं। किसी जहाज का पीछा हम 200 नाटिकल मील तक कर सकते हैं, यानी हम आर्थिक दोहन कर सकते हैं। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नाटिकल मील है। और ये हर देश के लिए, ये जो अलग अलग सीमाएं हर देश की अलग अलग होती हैं, लेकिन हमारे लिए हमारा समुद्री एरिया चूंकि लंबा है, इसीलिए हमको 200 नाटिकल मील, 24 नाटिकल मील, 12 नाटिकल मील प्रादेशिक जल में संपूर्ण अधिकार है, 24 नाट संलग्न क्षेत्र मंडल है, टैक्स वगैरह सूट सकते हैं, 200 आर्थिक दोहन कर सकते हैं, पेट्रोल वगैरह निकलता है यहाँ तक निकाल सकते हैं। तो ये हुआ था